अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मुज़ाकरात का मौसम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत बज़ाहिर हुकूमत के दरमियान भरपूर मुज़ाकरात हो रहे हैं। आखिर ये मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से आज ख़ुसूसी तौर पे हमने रिक्वेस्ट की जनाब रऊफ़ हसन को, जो साबिक़ तर्जुमान भी रहे हैं PTI के और इस वक्त PTI की पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह भी हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, मुज़ाकरात के हक़ में हैं आप। मुज़ाकरात होने चाहिए, ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो इस वक्त तक जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त है, आप उससे मुतमईन हैं? हुकूमत की नीयत पे कोई शक तो नहीं आपको? थैंक यू मती साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। अभी तक मुज़ाकरात हुए नहीं है, आगाज़ मुज़ाकरात है, सिर्फ जो एक मीटिंग हुई है उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उन लोगों ने बात की है, कुछ थोड़ी बहुत हमने बात की है। हमारा डेलीगेशन भी कंप्लीट नहीं था बिकॉज उस दिन वो लोग मौजूद नहीं थे, कोई अपने बेल में था, कोई मुल्क से बाहर था वगैरह। लेकिन इंसिस्ट किया गया कि जी आज पहली मुलाकात हम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड को है। अब उस मेरा ख्याल वहाँ सब्सटेंटिव गुफ्तगू होगी। नीयत की बात है, जहाँ तक मती साहब के जो 2.5 साल हुआ है उसके बाद नीयतों के ऊपर बिलीव करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आई स्टॉप शॉर्ट ऑफ सेइंग कि जी मुझे उनकी नीयत के ऊपर शक है, लेकिन नीयत के ऊपर कोई दूसरी किस्म की कैफियत या दूसरा किस्म का यकीन भी नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। वो भी यही सोचते हैं? बिल्कुल, वो अपने तय सोच सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उनकी वजूहात क्या हैं कि हमारे बारे में ये सोचते हैं। मगर ये जो एक किस्म का सिविल नाफरमानी का जो ऐलान किया गया और अब कहा जा रहा है कि ये ऐलान वापस नहीं लिया जाएगा, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी का ऐलान भी वापस नहीं लिया जा रहा, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात के 1-2 दौर होंगे तो उसके बाद ज़्यादा डेफिनेटिवली कुछ कहा जा सकता है कि ऊँट किस करवट, एज बोरोइंग योर वर्ड्स, किस करवट बैठेगा। अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना इन मुज़ाकरात से, मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए एक गलत इक़दाम होगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से बात आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि जी हम 6 महीने या साल लटके रहें, वो नहीं। सो खान साहब ने एक इंडिकेशन दी है 15 जनवरी की, जो हमारी मुज़ाकराती टीम है उसको, कि अब तक आप देख लें कि कहाँ होता है, उसके बाद हम इसको रीअसेस करेंगे कि क्या आगे किस तरीके से बढ़ना है। लेकिन आपने सही कहा कि जो सिविल नाफरमानी की तारीख है उसको उन्होंने वापस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। तो 15 जनवरी क्यों? मेरा ख्याल है 2 हफ्ते बहुत हैं, 2 हफ्ते बहुत हैं। 1 हफ्ता ये भी मिल गया है सोचने के लिए, पहली मीटिंग और सेकंड मीटिंग के दरमियान, सो 3 हफ्ते टोटल हो जाते हैं। आई थिंक उस वक्त तक इंटेंशंस और फॉलोड बाय सब्सटेंटिव स्टेप्स जो हैं वो बड़ा क्लियरली सामने आ जाएगा। हमारी बेसिक 2 डिमांड्स हैं कि नंबर 1 के जी जो बेगुनाह कैदी हैं, जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, उनको छोड़ा जाए, और दूसरा ये कि जी 2 कमीशंस बनाए हैं आप, इंडिपेंडेंट कमीशंस 9 मई को और 26 नवंबर की जो बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात थे, खूनी वाक़यात थे, उनका वो रिव्यू करें उनको। और ये 2 चीज़ें 15 जनवरी से पहले होना ज़रूरी है मुज़ाकरात के लिए? देखेंगे कि कहाँ तक हो जानी चाहिए। अगर इंटेंशंस ठीक हैं, अगर उनकी नीयत ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मुज़ायका होना चाहिए। हम कुछ मांग तो नहीं रहे, हम तो कमीशंस बनाना चाह रहे हैं कि जी वो उसकी वो तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जो हैं 3, वो बैठ के उसकी तहकीकात करें कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ताकि जो असल मुजरिमीन हैं उनका किया जा सकता है। अगर हमारे साथ के कोई हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कहीं और से हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो 15 जनवरी की बजाय 20 जनवरी या उसके बाद क्यों नहीं? अब इसके लिए तो कोई 2 हफ्ते बहुत है मेरा ख्याल है। मैंने कहा ना कि 2 वीक्स + 1। लेकिन ये क्या इसका मकसद ये है कि सदर ट्रंप के ओहदा संभालने से 5 दिन पहले यहाँ पे चीज़ें तय हो जाएं, बैटल लाइंस ड्रॉ हो जाएं, ताकि अमरीकी इंतज़ामिया जो नई होगी उसके लिए भी जल्द फैसला करने की एक माहौल बन जाए पाकिस्तान के हवाले से? नई अमरीकी इंतज़ामिया ने जो फैसले करने हैं वो इन इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं करेंगी। वो मेरा ख्याल है कि वो सब्सटेंटिव इश्यूज़ को लेके देखेंगे, जहाँ के पिछले 3-4 दिनों में जिस दिन से मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले दिए हैं उसके बाद आपको देखते हैं EU का रिएक्शन आपने देखा है, आपने US रिएक्शन देखा है, आपने FCDO का, आपने गवर्नमेंट ऑफ UK का रिएक्शन देखा है। तो ये 3 मैटर्स करती हैं जो सेंटर्स ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसीज हैं। तो
उसके हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन हैं लोगों को, जो जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में आगे बढ़ रहे हैं। मगर अमरीकी इंतज़ामिया जो नई आ रही है वो ज़्यादा अहमियत इसलिए अख्तियार कर गई है कि उनके जो नामज़द एक एलची है रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने पहले तो ट्वीट्स की बहुत ज़्यादा कि फ्री इमरान खान, और फिर उन्होंने आज एक इंटरव्यू भी उनका सामने आ गया है जिसमें वो एक बार फिर बता रहे हैं कि वो इमरान खान एक अच्छे लीडर थे और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ज़रा एक दफ़ा सुन लेते हैं उनको, आज जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिर आपसे बात। मैंने सुना है वैसे, लेकिन आप सुना दीजिए सामीन को भी। तो रऊफ हसन साहब, रिचर्ड ग्रेनेल के इस बड़े ही गैर मामूली बयान को आप वेलकम करते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिकी हुकूमत का या रिचर्ड ग्रेनेल का? देखिए मती साहब, हमने उनसे किसी किस्म की पार्टी लेवल के ऊपर कुछ इस किस्म के जज्बात ख्यालात का इजहार करने के लिए नहीं कहा, उनसे किसी किस्म की कोई और सपोर्ट नहीं मांगी है। ये हमारा डायस्पोरा है वहाँ, जो कि उनके साथ उनके इंटरेस्ट उस मुल्क के साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारे मुल्क के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो उनका बर्थ प्लेस भी है मोस्ट ऑफ दैम। और इस डायस्पोरा में पीटीआई भी शामिल है जो कि अमेरिका में खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब के सपोर्टर्स हैं, बहुत बड़े सपोर्टर्स। अमेरिका में पीटीआई भी रजिस्टर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने भी अमेरिकी हुकूमत से तो रब्ता किया है? वो डायस्पोरा के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली उन्होंने उनसे रब्ता किया है, बिल्कुल है, उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। और ये बिल्कुल अनयूजुअल है, आपने सही कहा कि ये अनयूजुअल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये कम से कम इंटेंट जाहिर कर रही है। इंटेंट, अगर वो इंटेंट देखते हैं कि ट्रांसलेट होता है, अगर किस किस्म के इक़दामात में ट्रांसलेट होता है, क्या वो कांटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, क्या होता है, हमारा इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है किसी किस्म का। पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमने किसी किस्म का कोई रोल ना प्ले किया है, ना ही हमारी कोई इंटेंशन है प्ले करने की। तो आप इसको साजिश या अमेरिकी मुदाखलत तो नहीं समझते? अभी तो देखना होगा कि क्या होता है। अभी तो ये इंटेंट है ना, मतलब उन्होंने कहा है कि जी ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना कि देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कि जी इंटेंट को ट्रांसलेट करने में इनटू एक्शन। तो जब हुकूमत आती है उनकी 20th ऑफ जैन को, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या उनके रवैये क्या होते हैं। लेकिन जो इस बाइडन हुकूमत की भी जो क्रिटिसिज्म आ चुकी है, जो कि वाइट हाउस ने आपको देखा है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्रिटिसाइज किया है जो हमारे रिसेंट इक़दाम हैं उनको ईयू ने और यूके ने, तो इससे कम से कम ये चीज़ तो बड़ा क्लियर हो जाती है ना कि लोग जो हैं जो डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड है, कम से कम वो जो पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, उनको पसंद की निगाह से नहीं देखती हैं। तो डोनाल्ड लू और रिचर्ड ग्रेनेल के बयान में आप कहते हैं बहुत फ़र्क है? डोनाल्ड लू का बयान नहीं था, उनका एक्शन था जो उन्होंने किया, जो उन्होंने धमकी दी, थ्रेटन किया कि ये होगा। वो तो बड़ा क्लियर है, साइफर का मसला तो अब कोर्ट्स भी मान चुकी हुई है कि वो एक रियलिटी थी ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो लिखा गया था, उन्होंने धमकी दी थी कि जी अदरवाइज वहाँ आपको उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो आप इमरान खान को रिलीज कर दीजिए। तो वो मुदाखलत साइफर की शक्ल में, लाजमी बात है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की पाकिस्तान के इक़दामात को, फिर कामयाब हुए इंटरनल। हाँ जी, बिल्कुल कामयाब हुए, और हमारे इंटरनल प्लेयर्स भी थे जो कि सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया। तो वो अब ये इंटेंट की हद तक तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि जी वो उनके ख्यालात क्या हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं या क्या करने के का इरादा करें। इरादा तो है, लेकिन एक्चुअली वो करते हैं क्या करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर ही इंसान आगे लेकिन के बारे में बात कर सकते हैं। ग्रेनेल के इस बयान से जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुतासर तो होगा ना। आपका वजन बढ़ गया, बारगेनिंग बढ़ गई, हुकूमत का वजन कम हो गया? नहीं, मैं मदी साहब नहीं देखता इसको ऐसे। ये मैं कह रहे कि उनकी हुकूमत जब आएगी उसके बाद ही जो उनकी इक़दामात होंगे उसकी बेसिस के ऊपर आप उनकी प्रॉपर एवेल्युएशन कर सकेंगे। इस वक्त तो टू द एक्सटेंट ऑफ इंटेंट कि उनका ये लगता है कि जी वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कर पाएंगे कि नहीं ये देखना हो। तो आप रिचर्ड ग्रेनेल का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे? रिचर्ड ग्रेनेल का क्या शुक्रिया अदा करते हैं जिस वक्त? आई थिंक वो अपने स्पीकिंग आउट हिज माइंड, क्योंकि देखिए रिचर्ड ग्रेनेल इज नॉट बुखारी साहब ने शुक्रिया की ट्वीट की। रिचर्ड ग्रेनेल साहब अकेले बंदे नहीं है, ये मतलब आप कोई भी इंटरनेशनल, आप यूएन की बॉडी ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स उन्होंने क्या कहा है, आप कॉमनवेल्थ की बॉडी ले लीजिए, आप उनको देख लीजिए, आप ईयू को देख लीजिए, उनकी पार्लियामेंट में देख लीजिए, आप कांग्रेस, यूएस कांग्रेस को देख लें, यूएस सेनेट को देख लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स को देख लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, ईयू उनकी देख लीजिए।
हमारी जो डोमेस्टिक बॉडीज़ हैं उनको देख लीजिए, इलेक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहा है। तो ये कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं है ना, सबको पता है कि क्या हो रहा है मुल्क में। मगर यही रिएक्शन तो इमरान खान के दौर में भी यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक से आता था, जब इमरान खान की हुकूमत भी फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हक़ में दलाइल देती थी। और यही बात आज वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ ने भी किया। ज़रा एक सुन लेते हैं उनको। तो इमरान खान साहब के दौर में भी तो ये होता रहा, फौजी अदालतों में ये इनहेरिट किया था जी हमने। आपको पता है APS के ऊपर जब अटैक हुआ था तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। सो दैट इज़ व्हाट वी इनहेरिटेड। ये APS टेररिज्म का एक बड़ा बहुत गंभीर किस्म का वाक़या हुआ था जिसमें कि 156 लोग थे। पूरे KPK में इन एड ऑफ सिविल पावर 245 इन्वोक किया गया था और फौज को तलब किया गया था। और पूरे KPK में, पहले सिर्फ फाटा में था और बाद में पूरे KPK में आप लोगों ने कर दिया था। तो इसका आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो 3 साल की मुद्दत थी जो उसका सनसेट क्लास पीरियड ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद 4 साल फिर एक एक्सटेंड हुआ था। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके बाद भी फौजी अदालतों के केसेस चलते रहे और ये लोग सिविलियन पेश होते रहे। और आप लोगों ने अपील की पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ के उन फैसलों के खिलाफ जिनमें सिविलियन ट्रायल फौजी अदालत में उसको गैर नहीं करार दिया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अपील अभी भी पेंडिंग। वो कुल्लियतन टेररिज्म स्पेसिफिक था जो उसकी बाकियात चल रही थी APS की। तो ये भी तो टेररिज्म के चार्जेस, ये चार्जेस हैं टेररिज्म। ये कौन तय करेगा? ये टेररिज्म नहीं है ना, कमीशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपसे अभी मैंने जिक्र उस वक्त तो आपने नहीं बनाया कमीशन। उस वक्त भी बन जाते, अगर कोई अपील करते, बनाते, कोई अप्रोच करते तो बन जाते। हम तो अप्रोच कर रहे हैं ना, हमने तो कहा है, पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहे हुए हैं कि जी आप ये कमीशन बनाइए। अब अगर इन बातचीत में भी हमने अपनी एक कंडीशन के तौर के ऊपर उसको रखा हुआ है हमने कि जी ये कमीशन बनने चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके, पता लग सके कि हुआ क्या है। ठीक। अब अगर मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान या फिर बहुत से आपके सियासी कारकुन रिहा कर दिए जाते हैं तो इसका क्रेडिट हुकूमत को जाएगा या अमरीकी हुकूमत को जाएगा? किसको जाएगा इसका क्रेडिट? मेरी अमरीकी हुकूमत यहाँ आती नहीं है। देखिए जी, आइंदा महीने, 2 महीने, 6 महीने में क्या होता है उसको देख के इंसान बात कर सकता है। इस वक्त तो हम हैं और हुकूमत है, तो बातचीत कैसे आगे चलेगी? ना बड़ी आसानी से आपने कह दिया जी कि रिहा कर देते हैं। मुझे तो फ्रेंकली नज़र नहीं आता कि जी वो इस तरीके इतनी आसानी से आगे। तो हुकूमत को क्रेडिट जाएगा? तो करें तो सही। पहले क्रेडिट देने में हम सबसे पहले तो हम शहीदों को क्रेडिट देंगे ना, जो हमारी तरफ से जिन्होंने अपनी जानें तक दी हैं। हम उन वर्कर्स को क्रेडिट देंगे जिन्होंने अपने बिजनेसेस तबाह किए हैं, अपने घर लुटाए हैं, सब कुछ किया है। वो तो एक लंबी दास्तान है, किताबें लिखी जाएंगी उसके ऊपर। सबसे बड़ा क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है। उसके ऊपर हुकूमत अगर कुछ करेगी तो वी विल नॉट बी, हम लोग अपने अल्फाज में कंजूसी नहीं करेंगे। अदालतों को क्रेडिट नहीं जाएगा, हुकूमत को जाएगा। अदालतें एग्जिस्ट करती हैं इस वक्त। ठीक है, चले फैसले तो उन्होंने ही करना है। को बेंच के बाद अगर रिहाई भी होनी है इमरान खान की या कारकुनों की तो अदालतों ने करनी। अदालतें तो डिफेस हो चुकी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली, और उनको दोबारा से रिवाइव करना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए। उनके सामने आप लोग अभी भी मौजूद हैं? क्या? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम बात करते हैं कि कारकुन जो जाँ बहक हुए, जो गिरफ्तार हुए, जो ज़ख्मी हुए, उन कारकुनों के हवाले से मुज़ाकरात के अंदर किस किस्म की बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान रऊफ़ हसन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। रऊफ़ हसन साहब, जिन शहीद कारकुनों का आपने जिक्र किया, ज़ख्मी कारकुनों का, गिरफ्तार कारकुनों का, तो उनके लिए पार्टी ने क्या किया अभी तक? अभी तक तो ये भी नहीं मालूम हो सका कि आपकी पार्टी को कि ज़ख्मी कितने हैं, लापता अफराद कितने हैं, कोई हतमी तौर पे बात नहीं हो रही। और फिर जो शहीद कारकुन हैं उनके लिए FIR भी अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कहीं नहीं कटवाई गई, ना पुलिस को रिक्वेस्ट की गई, एप्लीकेशन दी गई। क्या हुआ अभी तक उन जाँ बहक कारकुनों के लिए? बहुत मुश्किल काम है ये जो हम कर रहे हैं, और भी लोग बहुत कर रहे हैं। आपका नाम भी लिया गया इसमें, आपने भी बहुत कुछ इसमें, आपको मेरा ख्याल है कि इन मुश्किलात का खूबी उससे आगाही भी है
कि किस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो गायब किया गया, किस तरीके से वहाँ किताबें गायब हो गई हमारे लिए, और किस तरीके से अब जो इस फेज़ में जो शहीद कारकुन हैं उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है, जो मिसिंग हैं उनके इंटेलिजेंस हमें लोकेट करने में बहुत मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पता नहीं चल रहा। सो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं जिनके अंदर रह के हम काम कर रहे हैं, पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। 14 शहादतें तो कंफर्म अब करती हैं, पहले 12 थी, उसके बाद 13 हुई और 14 हुई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मिसिंग है इस वक्त तक भी। तो हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कि हम सब्सटेंशिएट ना कर सकें, इसलिए वक्त भी लगा है इस सिलसिले में, और लग रहा है अब और वक्त भी लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ सबके सामने आ जाएंगे। आपकी पार्टी एक सूबे में हुकूमत कर रही है, मुश्किलात के बावजूद भी आपके चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर हैं। एक सूबाई हुकूमत को क्या मुश्किल है कि वो 26 नवंबर के हक़ाइक़ के हवाले से एक अदालती कमीशन बना ले, और सिर्फ उस हद तक कि कम से कम लोगों को ये हौसला मिले कि वो वहाँ आके कमीशन के सामने अपने साथ होने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड पर लाएं? बात नहीं करना चाहते लोग, क्या बात नहीं करना चाहते? क्या वजह है? फिर खौफ है। खौफ किस चीज़ का खौफ है? प्रेशर्स बहुत है, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। किसका प्रेशर है? मैं नाम नहीं ले सकता ना, मैं चूँकि मेरे पास सर्टिफाइड उसकी कोई है नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इंसान का दिमाग जहाँ जाता है वही है ना, क्योंकि लोग हैं जो कि बातचीत को छुपाने की कोशिश जब की जाती है, हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जाती है, तो फिर प्रेशर्स तो एक्सेप्ट किए जाते हैं लोगों के ऊपर, तो इस वक्त भी हैं। लेकिन हम लगे हुए हैं, पार्टी लगी हुई है, पार्टी काम कर रही है, और उसी वक्त बात करेंगे जब हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद होंगे, जब हमारे पास सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस मौजूद होगी, उससे पहले हम बात नहीं करेंगे। लापता अफराद की नामों की फहरिस्त जारी की, क्या वो हतमी फहरिस्त है? और अब तक आज तक की तारीख में कितने लापता हैं? मेरा ख्याल है कि पहले 119 की फहरिस्त थी, उसमें मेरा ख्याल 89 कन्फर्म्ड हुए हैं, लेकिन और वो ये फहरिस्त जो ये वेरी कर रही है, जो हक़ाइक़ आते जा रहे हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स आते रह रहे हैं, वो जो फहरिस्त है वो वेरी करती जाएगी। आपकी पार्टी के पास तो उन जख्मियों के नाम भी नहीं थे कि जो पिम्स के रिकॉर्ड में मौजूद थे? मिले नहीं थे जी, हमने पूरी कोशिश की थी निकालने की वहाँ से, लेकिन नहीं, डेटा कोई में नहीं मिला था, किसी किस्म का कोई डेटा नहीं मिला था। आप मेरा ख्याल खुद करते रहे, आपको तो बखूबी इल्म होगा जी कि किस किस्म के मसाइल थे वहाँ। देखिए, जो जांबाग अफराद हैं उस हवाले से पार्टी ने अपनी हतमी राय बना ली है कि कितने लोग जांबाग हुए? हमने जो लिस्ट दी थी 12 की कंफर्म लिस्ट हमने दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जमा कराया है। उसके अलावा हमने बाय द वे मिसिंग पर्सनस को भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, हमने उनकी लिस्ट भी जमा कराया। उसमें 12 थे, लेकिन उसके बाद 2 और लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो जो जख्मों की ताकत। और वो पहले आपके पास रिकॉर्ड में नहीं थे या थे? नहीं, वो रिकॉर्ड में थे, वो जख्मियों में से, और वो फौत हुए हैं, तो 12 जमा 2 14 लोग होंगे जो कि शहीद हुए हैं, इसमें जो कंफर्म्ड है। तो अब जबकि इन जांबाग और ज़ख्मी अफराद जो हैं ये खौफज़दा हैं, और कई बकौल आपके शायद घरों से भी गायब हो चुके हैं इसी खौफ के मारे, जिनको आप लापता कह रहे हैं। मैं इसमें देखो स्पेसिफिकली कोई बात कर नहीं सकता, लेकिन मैंने जो एक जनरल पैराए में आपसे जिक्र कर दिया कि जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे यकीन है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। मुझे ये भी यकीन है कि लोग खुद भी आगे आएंगे एट सम पॉइंट। और अगर इन ज़ख्मी, शहीद, लापता या गिरफ्तार कारकुनों को इंसाफ मिले बगैर ही इमरान खान हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये कितना सस्टेनेबल होगी ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत के साथ, और कारकुनों के क्या जज्बात होंगे इस हवाले से? खान साहब ने अगर डील करनी होती मती साहब, तो वो 1.5 साल 500 दिन से ज़्यादा जेल में ना बैठे होते। तो ये मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं? मुज़ाकरात कर रहे हैं जी, जो हमारे मुतालबात हैं, जो हमने 2 दिए हैं, उनको इमीडिएटली हम चाहते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो 2 मैंने आपसे अर्ज़ किया, उनको पोलिटिकल प्रिजनर्स को रहा किया जाए, और दूसरा जो है 2 कमीशंस का 9 मई के बारे में और 26 नवंबर के बारे में कमीशंस जो हैं इसकी शामिल है हमारी डिमांड में, ये कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो इंक्वायरी करे पूरे केस की कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन मिसिंग है, वो कहाँ हैं, उनको लोकेट किया जाए ताकि वो दोबारा से वापस आए। चलें, क्योंकि आप एक पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह भी हैं, आपकी पार्टी का जो पॉलिसी थिंक टैंक है, तो आपकी अपनी क्या सोच है कि अल्टीमेटली इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है ताकि मुल्क में जो एक सियासी गैर यकीनी है वो ख़त्म हो? क्या ये मखलूत हुकूमत की शक्ल में चीज़ सामने आएगी, कौमी हुकूमत की शक्ल में, या फिर नए इंतखाबात होने चाहिए? आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस हवाले से? मैं डायलॉग का हमेशा से हामी रहा हूँ जी, और मैंने उन दिनों में भी डायलॉग की बात की है जबकि मेरे अपने भी लोग जो थे वो इसके ऊपर पूरी तरह नहीं
बात करने के लिए तैयार थे या इससे वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन मैंने हमेशा डायलॉग की बात की। लेकिन प्रॉब्लम है कि डायलॉग की कामयाबी में सिंसियरिटी पर्पस जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हुकूमत जो है उसको तश्कील दिया गया है, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किए गए हैं, जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं और जो ये कर चुके हुए हैं पिछले 10-12 माह में, और उससे पहले भी जो इनकी इंटरम गवर्नमेंट्स थी और जो भी थी, उसमें तो मैं नहीं फील करता कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। सो मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शक ये से मुराद किसकी बात कर रहे हैं? जो हुकूमत है बिल्कुल। लेकिन ये भी देखना है ना कि जी आपने हुकूमत जो बैठी हुई है क्या वही मुज़ाकरात कर रही है? ये तो आपको पता होगा ना, आपके लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनके पास तो कोई पावर है ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात करें। तो फिर आप किसके साथ बैठे हुए हैं? हम लोग मतलब इसका मतलब आप अपने कारकुनों को भी गुमराह कर रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, नहीं पता किससे। गुमराही नहीं है, आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था जी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, ठीक है। वो ऑन बोर्ड जब है तो लाजमी बात है वो भी एक फरीक के तौर के ऊपर है, इसमें टेबल पे नहीं बैठे होंगे, लेकिन है उनकी अप्रूवल तो होगी, जिसके बाद ये सारा काम आगे चल रहा है। नतीजा क्या निकल सकता है? मैंने आपकी राय पूछी थी एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट, कि मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत, नए इंतखाबात क्या हो सकता है? हम इन लोगों के साथ मिलकर कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे कभी भी जी, वो मखलूत उसको कह लीजिए या कोई। हम सिंपल जो अपने मैंडेट की रिट्रीवल चाहते हैं / नए इलेक्शंस। अगर रिट्रीवल, क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ अब जो रिकॉर्ड था उसको टेम्पर कर लिया होगा। 180 दिन में वो तमाम जितने भी इलेक्शन पिटिशंस थे उनका फैसला होना था। अब 180 दिन को गुजरे हुए कब टाइम हो चुका है, अब तो मेरा ख्याल है साल कंप्लीट होने वाला है, तो उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 7% केसेस जो हैं वो उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। सो ऑब्वियसली उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कुछ करने की। तो नए इंतखाबात तो आपको कोई नहीं देने लगा। आपको नहीं लगता कि नए इंतखाबात का मतलब तो एक सियासी भूचाल होगा, एक इनकलाब होगा, और इस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत इतनी आसानी से मान जाएगी नए इंतखाबात पे? और आप कहते हैं सिर्फ वही इसका हल है? कुछ चीज़ें ना मानते हुए भी माननी पड़ती हैं। जो इस वक्त प्रेशर है और जो प्रेशर्स की अगर प्रेशर होता तो आप मुज़ाकरात की टेबल पे आते। ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है। हम बैठे हैं वहाँ, अपने डिमांड्स लेके बैठे हैं, और आप देखेंगे कि हमारा कॉन्टेक्ट क्या है मुज़ाकरात के दौरान। हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप पीपल्स पार्टी के साथ या बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाने? कोई सोच ऐसी नहीं है पार्टी में, कोई भी ऐसी सोच, किसी किस्म की ऐसी सोच नहीं है। बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना फजल रहमान साहब तो अच्छे ताल्लुकात अब उनके साथ हैं, वर्किंग रिलेशन हैं। हम लोग नेशनल असम्बली में और सेनेट में उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसको के फॉलो करते हैं, उनके साथ गुजारा हो रहा है। लेकिन मतलब मखलूत हुकूमत बनाने का कोई थॉट प्रोसेस इस वक्त पार्टी में नहीं है। MQM या इन लोगों के साथ नो क्वेश्चन। ये तो मैंडेट चोर हैं तीन पार्टियों के साथ, तो बिल्कुल PMLN पीपल्स पार्टी नहीं, तीनों एक तरह की मुजरिम है, तीनों ने मैंडेट चोरी किया है। अब MQM के पास तो एक भी सीट नहीं थी, 19 सीटें उनको कराची में दे दी गई, हुकूमत में आ गए, मिनिस्टर बन गए। आई मीन ऑनेस्टली साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो के और नून लीग के भी अभी कुछ इख्तिलाफात तो सामने आ रहे हैं, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये तमाशा होता रहता है। अच्छा, हाँ, बड़ी दफ़ा देखा है, कितनी दफ़ा आप देखिए पिछले 9 महीने में कितनी दफ़ा इख्तिलाफात सामने आए हैं और वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो आप कह रहे हैं मखलूत भी नहीं, कौमी हुकूमत भी नहीं, इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन। और अगर आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और आपको कुछ सीटें भी वापस मिल जाती हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, फॉर्म 45 वाली, तो आपको अक्सरियत मिल जाती हैं, तो हुकूमत बनाने पे सोचेंगे आप? देखिए, अगर हमारी सीटें हमें मिल जाती हैं तो हुकूमत तो बनती है हमारी है, बननी चाहिए थी हमारी, क्यों नहीं हम हुकूमत बनाएंगे? लेकिन ये खान साहब का फैसला है और ये उन्होंने फैसला करना। और ये भी खान साहब का फैसला होगा कि उन्होंने वज़ीर आज़म खुद बनना है या किसी और को बनाना है? हमारे पास और कोई वज़ीर आज़म के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, खान साहब ही हैं। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और कुछ और दूसरे हम मामलात भी हैं PTI के हवाले से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में रऊफ़ हसन हमारे ख़ास मेहमान। रऊफ़ हसन साहब, क्या खान साहब को अगर अडियाला जेल से मुंतकिल किया जाए, बनी गाला उनको हाउस अरेस्ट डिक्लेयर किया जाए या सब जेल करार दे दिया जाए या फिर खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, तो ये भी आप समझते हैं कि मस्बत स्टेप होगा? मती साहब, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ वो इन चीज़ों में से कोई चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बारहा ये कहा है और अभी भी वो उसी के ऊपर कायम है कि मैं अदालत से
इंसाफ हासिल करके सुरखरू होकर बाहर आऊँगा। और जारी बात है अगर अदालत ही इस चीज़ की इजाज़त दे फिर तो खान साहब को एतराज़ नहीं होगा। अदालत इस चीज़ की इजाज़त क्यों देगी जी? उसको उनको उन्होंने बेल आउट करना है, बेल आउट करेंगे तो वो फ्री भी हुआ था। और अगर प्रोसिक्यूशन कहती है, हुकूमत अदालत से कहती है कि वहाँ पे कर दिया जाए और सिक्योरिटी की वजह बता दी जाए, कुछ भी बता दिया जाए, तो उसमें तो खान साहब को एतराज़ नहीं होगा। बुश बीबी तो जाना ही नहीं चाहता थी, उन्होंने तो खुद अपील की थी कि जी मुझे वापस आप जेल भेजा जाए, तो वो भी ये फैसिलिटी नहीं हासिल करना चाहती थी और वो फैसिलिटी थी नहीं। वो उनके साथ जो वहाँ मिसट्रीटमेंट हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा। आप समझते हैं ये खान साहब की एक बड़ी गलत एक फैसला होगा या मिस्टेक होगी अगर वो बनी गाला जाते? नहीं, वो सियासी तौर पर वो कबूल ही नहीं करेंगे इसको जी, बिल्कुल। आई नो ऐसा जितना मैं जानता हूँ खान साहब को जी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, किसी किस्म का कोई डील नाम की कोई चीज़ कबूल ही नहीं करेंगे वो। अदरवाइज़ अगर कबूल करनी होती मेरे भाई तो पहले 10-15 दिनों में बाहर आ जाते। ठीक है। अच्छा, खान साहब अगर बाहर आ भी जाते हैं, लेट से ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं, तो वो सियासी तहरीक चलाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ या घर बैठ जाएंगे? घर क्यों बैठेंगे? पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में उन्होंने रहना है और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जब वो बाहर आते हैं मुल्क के हालात क्या हैं, कैसे हैं, उसके मुताबिक वो फैसले करेंगे। बिल्कुल। और किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तरह नॉबल जैसा बाकी सियासतदान करते हैं, किसी किस्म की ज़ुबानबंदी कबूल नहीं करेंगे वो खान साहब को। इनको मेरा ख्याल है कि जो बहुत देर में पता चला उनका गलती खा गया ना कि ये भी वही हैं, शरीफ हैं या जरदारीज़ हैं कि बैठ जाएंगे, डील कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। पर्सन ऑफ ए डिफरेंट मेटल ऑल टुगेदर। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर के मामलात भी बड़े ही अजीब व गरीब हैं। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद जो हैं वो भी जेल में है, मगर शाह महमूद कुरैशी सब का ये गिला रहा इमरान खान से जो लास्ट उनकी मुलाकात हुई अडियाला जेल में ट्रायल के दौरान, तो उन्होंने कहा कि उनको तो कोई पार्टी कारकुन पूछने भी नहीं गया। आप वैसे पूछने गए कभी शाह? देखिए पार्टी कारकुन जाते हैं, जहाँ भी वहाँ होता है, सेक्रेटरी जनरल साहब जाते रहते हैं, चेयरमैन साहब गए हैं, इसके अलावा वहाँ जो लोकल लीडरशिप है वो जाती रहती है। तो वो गलत बयानी कर रहे हैं? गलत बयानी नहीं है। अच्छा, शिकायत तो लगाई उन्होंने, ये आपको पता हो? जब आप जेल में होते, शायद 10 दफ़ा गए हैं तो 12 दफ़ा जाना चाहिए था, 12 दफ़ा गए हैं तो 20 दफ़ा जाना चाहिए था। तो उनका एक मतलब इतनी देर से वो जेल में है, तो लाजमी बात है कि वस्फ से आते हैं, इंसान के जहन में आते हैं, उन्होंने उसका इजहार कर दिया है। हमें चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली। हम जो लोग नहीं भी गए वो भी जाएं, जो लोग 2 दफ़ा गए हैं वो 4 दफ़ा जाएं, और एक और जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं उस सिलसिले में उनसे भी मशवरा कर लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि जी फिर उनसे मुलाकात की जो इश्यूज़ हैं, लाइक फ़ारूक खान साहब से मुलाकात के इश्यूज़ हैं, हम तो मिल ही नहीं सकते। मसलन मैंने आपको अभी बताया कि 16-17 हफ्ते हो गए हैं मैं उनसे मिल नहीं सका हूँ। तो ये जो इस ना मिलने का की जो कैद है, एक ना बात कर सकने की जो कैद है, उस पर बहुत मसाइल क्रिएट होते हैं। हमारी पार्टी के लिए मसाइल क्रिएट होते हैं, हमारे फैसलों में डिले होती हैं, हम उनकी अप्रूवल नहीं ले सकते। ये कैसे मुमकिन है? फवाद चौधरी साहब भी मुलाकात हुई है उनकी? अब तो उनको खान साहब ने पर्सनली उनको कहा है कि जी उनको। तो आपको क्यों नहीं मुलाकात का मौका मिला? शायद मेरे पास फवाद चौधरी जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे भाई। अब और क्या कहलाना चाहते हैं आप? है नहीं, फिर भी फवाद चौधरी साहब वापस आ गए हैं पार्टी में? नहीं, पार्टी का अब तो उन्होंने रिसेंटली जो देखिए, पार्टी से उनको 22 जून 2023 को निकाल दिया गया था। लेटर मौजूद है, अगर कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। अब चूंकि उन्होंने एक अदालत लगी होती है, उस अदालत में 100 बंदे बैठे होते हैं, और चूंकि इनके खिलाफ भी केसेस हैं तो ये वहाँ पहुँचे। उस केस में 30 सेकंड के पास आके सलाम हुई, उसको उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग बना दिया, उसको कंसल्टेशन बना दिया। इसीलिए खान साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा है जी कि हम उससे अपने आप को पार्टी डिसोसिएट करती है, और वो उनका कोई राइट नहीं है कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट करें किसी भी मीडिया के ऊपर, लाइव मीडिया या अदरवाइज वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की भी आपकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वैसे तो उनकी अपनी पार्टी है, तो उनका कोई हाल हवाल आप बीमार है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो उनको आपकी पार्टी कुछ हाल हवाल पूछ रही है उनका? बिल्कुल है जी, लेकिन वो खुद ज़ाती तौर के ऊपर रिक्रूज हैं इस वक्त। वो अपनी सेहत के हाथों उसकी वजह से वो ज़्यादातर मुलाकात लोगों से नहीं कर रहे। ठीक। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े ही मुस्तनद किस्म के जो नुमाइंदे समझे जाते हैं एक सियासतदान, उनका नाम है फैसल वाडा साहब। तो फैसल वाडा साहब आजकल तो बज़ाहिर खामोश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाहे बगाहे पैगाम देते रहते हैं सियासतदानों को। तो आपके ख्याल में फैसल वाडा साहब जो बातें कर रहे हैं उससे आपको इस्टेब्लिशमेंट का क्या मूड लग रहा है?
मैं फैसल बादल साहब को कोई क्रेडिबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता जी, किसी का भी। अच्छा, वो अपनी ज़ात में जो बातें करना चाहें वो कहते हैं, उसका मतलब नहीं कि हम उनको सुने या उनको बिलीव करें या ना बिलीव करें। लेट हिम कैरी ऑन। हम अपने एक पर्पस के मुताबिक एक अपनी जो सियासी जद्दोजहद है उसको जारी रखे हुए हैं, जो वाडास जैसे लोगों से या फवाद जैसे लोगों से बियॉन्ड है। सो उनके ऊपर कोई असर हो नहीं सकता जी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी एक क्लैरिफिकेशन की है रिचर्ड गनल के बयान के हवाले से। उनका ये कहना है कि पीटीआई जो है, पीटीआई के बानी की जो रिहाई है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी और किसी भी अमेरिका से मदद के ख्वाहिशमंद नहीं है। लेकिन ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपकी पार्टी ने बाकायदा लॉबिंग की है अमेरिका जैसे ममालिक में भी, जिसके नतीजे में ये सब रद्द-ए-अमल आ रहा है अमेरिकी इंतज़ामिया से या नामजद इंतज़ामिया से? गौहर साहब ने जो कहा है वो मैंने पहले ऑलरेडी आपके सवाल के जवाब में बता दिया। ये हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, हम किसी से कोई मदद नहीं मांगेंगी। बाकी रहा लॉबिंग सब लोग करते हैं जी, वो ज़्यादा मीडिया के साथ होती है। हमारी भी लॉबिंग जो फर्म थी वो मीडिया के साथ थी, वो डील कर रही थी उसकी। हुकूमत ने अपनी लॉबिंग फर्म बनाई है अभी अमेरिका के लिए। सो दिस इज़ नॉर्मल, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में एक नॉर्मल टेक्टिक है, एक नॉर्मल तरीका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को मतलब अपने अहदाफ हासिल करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। वेरी काइंड सर, बुलाया आपने। मुज़ाकरात का अमल जो कि अभी बाकायदा शुरू नहीं हुआ जैसे कि रऊफ हसन कह रहे हैं, मगर जारी है। और एक तरफ 15 जनवरी की डेडलाइन है जो बकौल रऊफ हसन साहब के खान साहब ने दी है कि इसमें कोई ठोस पेशरफ्त होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ 2 जनवरी की तारीख भी मिल गई है और काफ़ी तवील 11 दिन का वक्फा आ गया मुज़ाकरात में। अब देखें 15 जनवरी से पहले क्या होता है और फिर 15 जनवरी के बाद क्या होता है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।